विड्रॉल विड्रॉ विड्रॉवल करते हैं। कहाँ से? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जब विड्रॉवल होता है तो क्या होता है बच्चों, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की जो पोलैरिटी है वो क्या होती है बच्चों? कम होती है, और ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। अब जब ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी बच्चों, तो ये फिनॉक्साइड आयन इजीली बन जाएगा। जब फिनॉक्साइड आयन इजीली बन जाएगा, और हमें पता है बच्चों एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर दोज कंपाउंड व्हिच इजीली गिव्स हाइड्रोजन आयन। तो ऐसे कंपाउंड जो आराम से हाइड्रोजन आयन दे देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, फिनोल के अंदर, फिनोल में जो बेंजीन रिंग है अगर उससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? फाइनली फिनॉक्साइड आयन बनना बहुत ईजी हो जाएगा। तो फिनॉक्साइड आयन बनना ईजी हो जाएगा, हाइड्रोजन का रिमूवल ईजी हो जाएगा, तो क्या होगा? इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये इसमें सारा लिखा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों वो है NO2 ग्रुप, nitro group, cyanide group, all are electron withdrawing group, and halogen group, all are electron withdrawing group. And in the presence of electron withdrawing group, the acidity of the phenoxide ion increases and stability of phenoxide ion increases. तो stability भी बढ़ेगी, stability बढ़ेगी, साथ साथ में क्या बढ़ेगी? इसकी acidity बढ़ेगी। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है। तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, साथ में जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी बढ़ेगी बच्चों वो कहाँ बढ़ेगी? और तो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो जो भी ग्रुप अटैच होगा वो कहाँ पर होना चाहिए? और तो और पैरा के ऊपर अगर ग्रुप अटैच होता है तो उसकी एसिडिटी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। तो हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं बच्चों, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल। तो नाइट्रोफिनॉल का मतलब है ये जो OH जुड़ा हुआ है यहाँ पे अगर NO2 हम जोड़ दें तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो। इस पोजीशन पे अगर हम NO2 जोड़ देते हैं, दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर हम यहाँ पे अगर NO2 जोड़ देते हैं, यहाँ पे नहीं जोड़ के यहाँ पे नाइट्रो जोड़ देते हैं, उसको बोलेंगे मेटा नाइट्रोफिनॉल। और अगर हम इस पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल के ऊपर एसिडिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो नाइट्रो ग्रुप होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो माइनस आई वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने का विड्रॉल करेगा। मतलब जो NO2 ग्रुप है ये क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और साथ साथ में ये बेंजीन रिंग की वजह से इसमें ये क्या शो करता है? बेंजीन रिंग क्या करेंगे बच्चा? रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगी। तो इसके अंदर बच्चों ये हमें पता है ये ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं। ये जो OH जुड़ा हुआ है इसमें ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस द NO2 ग्रुप। अब इसमें क्या होगा बच्चों? ये बॉन्ड जो है वो इजीली क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक होने का रीजन है कि ये जो ग्रुप बच्चा, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है NO2 ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, विड्रॉल करेगा। इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कहाँ से करेगा? बेंजीन रिंग से करेगा। तो बेंजीन रिंग में फाइनली क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से पुल करेगा बच्चों? OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ये शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एक बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन को ये पुल करेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ये जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, वो कहाँ आ जाएंगे बच्चों? कहाँ होकर शिफ्ट कहाँ आ जाएंगे? ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? पार्शियली डबल बॉन्ड बन जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा H प्लस के फॉर्म में। हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा बच्चों? H प्लस के फॉर्म में। अब जब हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इसकी क्या हो गई बच्चों? इसकी एसिडिटी बढ़ गई। हमें पता है बच्चों जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? इजीली H प्लस आयन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे ये H प्लस आयन बाहर निकला, और ये जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गए, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गए। अब ये जो 1 और 2, ये 2 नंबर कार्बन, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, 1 और 2 नंबर कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो कहाँ हो गया बच्चों? शिफ्ट होकर 2 और 3 कार्बन के बीच में हो गया। दिस इज द 2 नंबर कार्बन एंड दिस इज द 3 नंबर कार्बन। ये 3 नंबर कार्बन है। तो 2 और 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। 2 और 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, तो हम इसको इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें क्या होगा बच्चों? रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे 3 और 4 के बीच में, ये भी शिफ्ट होकर कहाँ आ गए? आगे कार्बन, ये कार्बन है, और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इसने बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? पार्शियली डबल बॉन्ड
क्रिएट हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो नाइट्रोजन की यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 वैलेंसी हो जाएगी, और 5 वैलेंसी कभी भी नाइट्रोजन की होती नहीं। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, so the share pair of electrons will shift towards the oxygen, and oxygen acquire partially negative charge in this manner. So finally we see in this uh, uh, reaction that the hydrogen ion is giving out by the nitrophenol, para-nitrophenol. So para-nitrophenol is much more acidic as compared to orthonitrophenol and नाइट्रोफिनॉल। अब हम देखेंगे बच्चों, ये अभी हमने पढ़ा था पेरा नाइट्रोफिनॉल में, जब NO2 ग्रुप पेरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोफिनॉल में जब नाइट्रो ग्रुप कहाँ होता है बच्चों, पेरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस टाइप से कम होती है और हाइड्रोजन का रिमूव कितना इजीली हो जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों, अगर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होता है, तो सेम कंडीशन बच्चों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ओनली 2.1, so the share pair of electron in between oxygen and hydrogen is pulled towards the oxygen, तो ऑक्सीजन के पास में ये आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन के पास में क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में ऑलरेडी क्या है, दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, और साथ में क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इस कार्बन को शिफ्ट करेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या होगा, वो पास वाले नाइट्रोजन और कार्बन के पास में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो गया बच्चों, इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गया। अब ये नाइट्रोजन का जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास में क्या जाएगा बच्चों, पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये जो कंडीशन बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, हाइड्रोजन आयन क्या होगा बच्चों, ये बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाएगा, और इस टाइप का ये नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन बनेगा, नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। अब ये जो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन बना है बच्चों, अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये बड़ा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप बड़ा, साथ में ऑक्सीजन भी पास में है, तो अभी एक मैंने पहले बताया था बच्चों, FON, अगर FON कहीं भी दिख जाए, FON, अगर FON हमें कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, FON, F का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसके अंदर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रही है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे इसका जो इफेक्टिव हाइड्रोजन आयन को रिमूवल का जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन is less effective as compared to para-nitrophenol. So para-nitrophenol is much more acidic as compared to ortho-nitrophenol. रीजन क्या है, ortho-nitrophenol के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये हाइड्रोजन को रिमूव करना यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। जबकि नाइट्रोफिनॉल के अंदर जो नाइट्रो पोजीशन जुड़ा हुआ होता है वो कौन सी पोजीशन में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, OH और NO2 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल आसानी से हो जाएगा। इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब अगर अभी हमने पढ़ा कि जो NO2 ग्रुप है वो कहाँ कहाँ पे जुड़ा हुआ होना चाहिए बच्चों, या तो वो पेरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ हो, NO2 ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ बच्चों, या तो वो पेरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ, या फिर NO2 ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ, ऑर्थो नाइट्रोजन, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ, तो ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है या पेरा ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या करेगा, ये एसिडिटी को बढ़ाएगा, फिनॉल की एसिडिटी को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, इसका मतलब एसिडिटी बढ़ जाएगी, या तो वो पेरा ग्रुप पे जुड़ा हुआ तो भी बढ़ा जाएगा, और जब ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ NO2 ग्रुप तो भी ये क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा। लेकिन पेरा ग्रुप का जो पेरा नाइट्रोफिनॉल है, पेरा नाइट्रोफिनॉल इज मच मोर एसिडिक एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सी dear student, and listen carefully, para nitrophenol is much more acidic as compared to ortho nitrophenol. Why? Because in para nitrophenol OH and NO2 are attached to the carbon to the 180 degree, to the opposite side to the each other, so the removal of hydrogen is very easy in case of para nitrophenol, but in case of ortho nitrophenol
the hydrogen removal is not so easy as compared to para-nitrophenol, and in para-ortho-nitrophenol, uh, the tendency of bonding hydrogen bonding is also increased. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है बच्चों वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से ये ज्यादा इफेक्टिवली हाइड्रोजन आयन को रिमूव नहीं कर पाएगा जितना पैरा नाइट्रोफिनॉल कर सकता है। अब हम बच्चों ये पढ़ते हैं कि ऑर्थो और पैरा दोनों के ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ तो वो एसिडिटी को बढ़ाता है। व्हाट विल हैपन इफ नाइट्रो ग्रुप इज अटैच्ड टू द मेटा पोजीशन? अगर मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा? तो पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अगर जुड़ा हुआ बच्चों तो वो सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट को ही शो करेगा। अगर नाइट्रो ग्रुप को मैं कहाँ जोड़ दूं बच्चों, ऑर्थो पे जोड़ दूं या फिर मैं पैरा पे जोड़ देता हूँ। इफ नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, अगर नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे जोड़ देते हैं तो क्या होगा बच्चों, वो माइनस आर इफेक्ट भी शो करता है। वो माइनस आर इफेक्ट भी शो करता है और माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। अगर नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ा है बच्चों, ऑर्थो पे और पैरा के ऊपर जुड़ा हुआ है तो वो क्या क्या शो करेगा, माइनस आर इफेक्ट शो करेगा इजीली और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, माइनस आर इफेक्ट क्या होगा, मोर effective as compared to minus I effective, but as compared to minus I effect. But if nitro group is attached to only meta position, then it will show only minus I effect। ये सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो इसकी जो एसिडिटी है बच्चों वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू ऑर्थो पैरा ऑर्थो एंड मेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऑर्थो पैरा पोजिशन के कंपैरिजन में इसकी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का रिमूवल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट के ऊपर ही शो कर रहा है सब। यहाँ पे ये नाइट्रोजन क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से विड्रॉल करने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से विड्रॉल करने का काम करेगा। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, वीक हो जाएगा। ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए इतना ज्यादा आसान नहीं होता एज कम्पेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। सो पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मच मोर मोस्ट एसिडिक in among all three, then orthonitrophenol and metanitrophenol is least acidic among all three nitrophenol। तो जैसा अभी हमने बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्दर ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ जाते हैं बच्चों तो क्या होगा, एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि वो ज्यादा क्या करेंगे, इस बॉन्ड की जो पोलरिटी है उसको बहुत कम कर देंगे। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको क्या करेंगे, वो कम करेंगे। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और इस ये बॉन्ड वीक हो जाने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बीच की जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसका पीकेए की वैल्यू दे रखी है 0.71, देन 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, इसका मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, मतलब 2 नंबर पे 4 नंबर पे 6 नंबर पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस टाइप से तो बना देता हूँ मैं व्हाइट बोर्ड पे। ये OH बेंजीन ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो, देन पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, अगेन ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो। ये क्या हो गया बच्चों, 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज हाईएस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक हो गई। तो इसका पीके की वैल्यू बहुत कम दे रखी है बच्चों, 0.71 दे रखी है। देन 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल 2 नंबर पर और 4 नंबर पे अगर जुड़े हुए हैं तो उसकी एसिडिटी क्या होगी बच्चों, और कम होगी। देन 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल का मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल, और पैरा नाइट्रोफिनॉल से भी कम एसिडिक कौन सा होगा बच्चों, 2 नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी पैरा नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में कम हो गई। इससे कम कौन सा फिनॉल होगा बच्चों, 3 नाइट्रोफिनॉल। 3 नाइट्रोफिनॉल का मतलब होता है मेटा नाइट्रोफिनॉल, और फिनॉल की एसिडिटी सबसे कम है बच्चों। यहाँ पे हम देखेंगे पीकेए की वैल्यू, पीकेए की वैल्यू जिसके लिए जितनी ज्यादा कम होती है उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है। जिसके लिए पीकेए की वैल्यू कम उसकी एसिडिटी
ज्यादा, और जिसके लिए pKa की वैल्यू ज्यादा उसके लिए उसकी एसिडिटी कम। तो यहाँ पे pKa की वैल्यू फिनोल के लिए 9.98 है, तो इसकी एसिडिटी बहुत कम है, और जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसकी पीके की वैल्यू दे रखी है 0.71 ओनली। तो इस टेबल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं फिनोल में, तो उसकी एसिडिटी को किस टाइप से वो अफेक्ट करते हैं। तो ये अलग अलग एक टेबल दे रखी है जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मूला दे रखा है, साथ में इसका पीके की वैल्यू, देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, देन 2,4 ट्राइनाइट्रो, ये सब दे रखा है। इसी टाइप से यहाँ पे ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल और एथेनॉल दे रखा है। इसकी देखो बच्चों, यहाँ पे पीके की वैल्यू फिनोल के कंपैरिजन में भी ज्यादा है। यहाँ पे इनके पीके की वैल्यू ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल और पैरा क्रिसोल की जो पीके की वैल्यू है वो फिनोल के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका मतलब इनकी एसिडिटी फिनोल के कंपैरिजन में भी कम है, ये फिनोल से भी कम एसिडिक है, और एथेनॉल तो बहुत कम एसिडिक है। तो ये ऑर्थो क्रिस्टल का मतलब होता है अगर सीएसटी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है इस टाइप से। ये यहाँ पे यहाँ पे OH जोड़ दो, यहाँ पे OH, और एक नंबर पे हम जोड़ देंगे CH3। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया ऑर्थो क्रिसोल। अगर हमें मेटा क्रिसोल बनाना है तो CH3 को कहाँ जोड़ दो, 3 नंबर कार्बन पे। अगर हमें पैरा क्रिसोल बनाना है तो CH3 को कहाँ जोड़ दो, 4 नंबर कार्बन पे। तो इनकी एसिडिटी और क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो और तो क्रिसोल की एसिडिटी फिनोल के कंपैरिजन में कम क्यों है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या करेंगे, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, OH बॉन्ड की जो पोलरिटी है वो बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो मुझे बताओ कि ऑक्सीजन के पास में तो पहले इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, अब इलेक्ट्रॉन और सप्लाई बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई CH3 से बढ़ रही है और ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या होगा फाइनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा तो उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों जो अभी हमने पढ़ा था ऑर्थो पैरा और क्रिसोल, ऑर्थो मेटा एंड पैरा क्रिसोल, जिसकी जो एसिडिटी है वो फिनोल के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द फिनोल, then what effects we see on the acidity of the compound ortho meta and para crisol। तो ortho meta para crisol की जो एसिडिटी है वो किस टाइप से डिक्रीज होती है वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो एक हमने पढ़ लिया था बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिंग में से बाहर निकालता है, जो एनोटो ग्रुप के बारे में अभी हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है वो क्या करेंगे, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को देंगे, और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देने वाले जो ग्रुप होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको, पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करने वाले जितने भी ग्रुप है वो सारे क्या करेंगे, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ईडीजी। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे रिंग के अंदर। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो ये फिनोल दे रखा है, इसकी पीके की वैल्यू अभी हमने पढ़ा था 9.98। देन मेटाक्रिसोल की जो एसिडिटी है वो फिनोल के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि पीके की वैल्यू फिनोल के कंपैरिजन में ज्यादा है। फिनोल की जो पीके 9.98, बट इन मेटाक्रिसोल द पीके इज 10.08 एंड पैराक्रिसोल 10.14 एंड ऑर्थोक्रिसोल इट इज 10.28। तो ऑर्थोक्रिसोल है वो उसकी पीके की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ऑर्थोक्रिसोल सबसे कम एसिडिक होगा और फिनोल की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बच्चों मिथॉक्सी ग्रुप, अगर जुड़ा हुआ मिथॉक्सी ग्रुप, ये हमने पढ़ लिया। अब अगर हम पढ़ते हैं सेकंड,
अगर मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ तो मेथॉक्सी ग्रुप भी क्या करेगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। मेथॉक्सी ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा था ऑर्थो मेटा एंड पैराक्रिसोल। यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ था कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ था बच्चों, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था। CH3 भी क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब ये मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी क्या करेगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और साथ में एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप अगर जुड़ा हुआ वो भी क्या करता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से ऑक्सीजन, जो फिनोल के पास में जो ऑक्सीजन है इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के पास में बढ़ेगी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो यही इसमें सारा लिखा हुआ है। मेथॉक्सी ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है तो हमें पता है ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर को रिंग के अंदर ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, रिंग के अंदर डोनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो रिंग के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे रिंग, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग के अंदर वैसे भी काफी ज्यादा है। तो ये क्या होगी, लोन पेयर के शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है डबल डबल बॉन्ड में, तो ये शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में आएंगे। तो ऑक्सीजन के पास में आएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने के, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि ये जो अब ऑक्सीजन के पास में बच्चों लोन पेयर आएंगे तो लोन पेयर अब ऑक्सीजन के पास में रखने की जगह नहीं, क्योंकि इसके पास में जो कोई भी पी ऑर्बिटल वगैरह अभी यहाँ पे एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम रख नहीं सकते। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के पास में पहले से नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इस हाइड्रोजन को ब्रेक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और इस वजह से इसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी टाइप से इस टाइप से इसमें दिया हुआ अगर पैरा पोजीशन के ऊपर फिनोक्स मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो किस टाइप से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी। ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पे आएंगे। ये जो कार्बन है ये 4 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन का 4 नंबर कार्बन और ये ऑक्सीजन, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर चला गया ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का। तो इसी टाइप से ये बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। तो इस टाइप से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलेगी इसमें। ये इसी टाइप से मेटा पोजीशन के ऊपर दिया हुआ है। तो कुल मिला के क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ने वाली है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे एसिडिटी क्या हो जाएगी, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन मेटा पोजीशन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों, मेटा पोजीशन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये सारा सिचुएशन चेंज हो जाएगी, सारी सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, माइनस अलग टाइप की सिचुएशन हो जाएगी। तो क्या होगा बच्चों, अगर मेटा पोजीशन के ऊपर CH3 जुड़ा मतलब मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ कहाँ पे बच्चों, मेटा पोजीशन के ऊपर जुड़ा हुआ, तो ये क्या करेगा, ये अब रेजोनेटिंग इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये रेजोनेटिंग इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आर जो इफेक्ट है वो क्या होगा, लेस डोमिनेटिंग होगा। और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो होगा बच्चों वो मोर डोमिनेटिंग होगा। तो ये क्या करेगा, OCH3 क्या करेगा, इस OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, विड्रॉल करेगा। ये विड्रॉल करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से पुल होंगे, ऑक्सीजन से पुल होंगे और फाइनली कहाँ आएंगे, OCH3 की तरफ आएंगे। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी बच्चों, वीक हो जाएगी। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाएगा। तो मिथॉक्सी फिनोल की जो एसिडिटी है वो सबसे ज्यादा होगी फिनोल के बाद में। तो फिनोल के बाद में मेटाक्रिसोल जो है ये मेटा पोजीशन के मेटा मेटाक्रिसोल सॉरी मिथॉक्सी फिनोल इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो ये दिया हुआ बेटा, मेटा मेथॉक्सी फिनोल इज मोस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू मेटा एमिनो फिनोल एंड मेटा एमिनो फिनोल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल। ओके, इसी टाइप से हम एसिडिक स्टेट देख सकते हैं फिनोल की भी, हेलोफिनोल की भी। हेलोफिनोल का मतलब है अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ कहाँ पे, फिनोल के ऊपर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी एसिडिटी किस टाइप से अफेक्ट होगी। तो बच्चों जो हेलोजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लस आर इफेक्ट भी शो करेंगे और माइनस आई इफेक्ट भी शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। प्लस आर इफेक्ट के ऊपर डोमिनेंट होगा कौन सा, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होगा। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होंगे, हेलो
फिनॉल्स क्या हो जाएंगे, मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनॉल। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाएंगे। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करता है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर बेंजीन रिंग के अंदर कम हो गई तो फाइनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाएगा। तो अगर हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है फिनोल के ऊपर तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेंगे और एसिडिटी को बढ़ाएंगे ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलो ग्रुप। तो और तो halophenol is more acidic as compared to meta, and meta is more acidic as compared to para halophenol। इसी टाइप से ही इसमें दे रखा है। और तो क्लोरोफिनॉल की पीके की वैल्यू, देन ब्रोमोफिनॉल, और तो ब्रोमोफिनॉल की, देन और तो आयोडोफिनॉल की, एंड और तो फ्लोरोफिनॉल की। तो सबकी पीके की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे दे रखा है और तो क्लोरोफिनॉल इज मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल द फोर। और तो फ्लोरोफिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है कौन, और तो क्लोरोफिनॉल। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ये हमने सारा पढ़ लिया है, ये हमने देख लिया सारा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एस्टरिफिकेशन। ये सारा हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, आर ओ एन बॉन्ड क्लीवेज पढ़ रहे हैं। आर ये एल्कोहल, इसके अंदर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ रहे हैं। तो एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन है बच्चों वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज की वजह से होती है, ये याद रखना। एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच के क्लीवेज की वजह से होती है। तो एस्टरिफिकेशन क्या है बच्चों, जब कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल से रिएक्ट करता है और जब हम इसको मिक्सचर को हम गर्म करते हैं स्लाइटली 443 केल्विन पर, जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है बच्चों, एस्टर्स बनते हैं। और एस्टर्स क्या होते हैं, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, उसको बोलते हैं एस्टर्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन। तो अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एंडाइड टू फॉर्म एस्टर्स। वेरी सिंपल रिएक्शन। ए आर ले लो, आर की जगह क्या ले लो, या तो एल्कोहल ले लो, एलिफेटिक एल्कोहल, और एरोमेटिक एल्कोहल के अंदर अगर हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, एल्कोहल से करवा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास में क्या मिलेगा, एस्टर्स मिलेंगे। वो सिंपल रिएक्शन है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ROH। ये किससे रिएक्ट करेगा बच्चों, ये रिएक्ट करेगा HO, ये क्या बनाया बच्चों मैंने, ये मैंने बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन के अंदर H तो कौन देगा, H देगा एल्कोहल, और OH कौन देगा, एसिड देगा। OH देगा एसिड, एल्कोहल क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। और किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट या कंसंट्रेट जो सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, डाइल्यूट हम ले लेंगे यहाँ पे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और साथ में हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे साथ में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास में, RCOO। ये क्या है बच्चों, एस्टर, RCOO एस्टर। मैं इसको ROCOR ऐसे भी लिख सकते हैं, ROCOR ऐसे भी लिख दो, या ऐसे लिख दो RCOOR, दोनों टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ये एस्टर से। वो सिंपल रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चों, एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग शो करती है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है बच्चों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग को बताती है। एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग को बताने वाली जो रिएक्शन है बच्चों वो एस्टरिफिकेशन है। हमेशा याद रखना, एस्टरिफिकेशन के अंदर एल्कोहल रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब एल्कोहल रिएक्ट करेगा तो एल्कोहल से क्या रिमूव होगा, सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होगा। याद रखना, एल्कोहल से सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव होंगे। तो एल्कोहल से H और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव होगा, और क्या बनेगा फाइनली, कार्बोक्सिलिक, सॉरी क्या बनेगा फाइनली, एस्टर्स बनेंगे।
हाँ, अब ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम क्या करेंगे, ये जो H2O बना है इसको हम क्या करेंगे? रिमूव करते हैं। इसको हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन कौन-सी डायरेक्शन में चलेगी? फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। तो ये रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल एंड देयरफॉर वाटर इज़ रिमूव्ड एज़ सून एज़ इट इज़ फॉर्म्ड। जैसे-जैसे वाटर बनता है वैसे-वैसे हम क्या करते रहते हैं बच्चों, इस वाटर को हम इस रिएक्शन में रिमूव करते रहते हैं। नहीं तो क्या होगा, एस्टर्स जो बने हुए वो क्या करेंगे, एस्टर्स जो बने हुए वापस किससे रिएक्ट करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे। ये इससे रिएक्ट करेंगे और वापस इससे रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल वापस बना लेंगे। इसलिए जैसे ही इस रिएक्शन के अंदर वाटर का फॉर्मेशन होता है, इस वाटर को यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम इसको रिमूव कर लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो रिमूव करेंगे तो ये जो रिएक्शन है वो कौन-सी डायरेक्शन में चलेगी, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगी। हाँ, इसी टाइप से ये सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और साथ-साथ में क्या बनेगा, एसिटिक एसिड भी बनेगी, एसिटिक एसिड भी बनता है साथ में। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन as point of view of exam, very important व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड किससे रिएक्ट करेगा बच्चों? एसिटिक एनहाइड्राइड से। इट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बच्चों? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनता है एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज कॉल्ड एस्पिरिन। वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। तो ये अभी हमने जो भी रिएक्शन पढ़ी थी इसके अंदर बच्चों क्या ब्रेक होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होकर ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है बच्चों, अब हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सेकेंड टाइप के रिएक्शन जिसके अंदर एल्कोहल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। इसके जो जो केमिकल रिएक्शंस ये शो करता है उसकी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। द रिएक्शन इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप के अंदर क्या है, कार्बन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। तो उसकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शन देती है? सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स का मतलब होता है HCl है, HBr है, HI है, इनसे रिएक्ट करना। ये सब क्या है, हेलोजन एसिड, HCl, HBr, HI, इनसे जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, एल्काइल हैलाइड बनेगा। क्या बनेंगे, एल्काइल हैलाइड बनते हैं। और ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन आपको मालूम होगी, तो ये रिएक्शन है एसएन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, एसएन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ये सारा काम होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये ROH के अंदर ये R है एल्काइल ग्रुप, और OH जो है बच्चों यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये खुद न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल को कौन रिप्लेस कर रहा है, एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है। ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल, ये X, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल जब दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है या रिप्लेस करता है, उसकी जगह आ जाता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कौन सी टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल के सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है। इसको इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब एल्कोहल हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट करता है और जो कंपाउंड बनते हैं वो एल्काइल हैलाइड बनते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म से इसको हम समझा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम प्राइमरी एल्कोहल ले लेते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम HX से करवाते हैं, HX का मतलब है हेलोजन एसिड। अगर हम एल्कोहल कौन सा ले लें बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी हमने, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने HX से। HX से इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, HX का मतलब है हेलोजन एसिड। तो ये कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेगा, कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये करेगा SN2 को। किसको करेगा बच्चों, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो SN2 मैकेनिज्म है बच्चों वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सिर्फ इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट से डायरेक्ट ही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें जो कंपाउंड बनेगा बच्चों, कौन सा क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। एल्काइल हैलाइड बनते हैं इसके अंदर, जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, एल्काइल हैलाइड बनते हैं। ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो
ये हो गई रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ दीज थ्री क्लासेस ऑफ एल्कोहल विद HCl डिस्टिंग्विश विद एक another test which is called Lucas test, very important test, बहुत important test है जिसके हेल्प से हम 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड, कंसंट्रेट HCl एंड जिंक क्लोराइड टुगेदर कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। इन दोनों का मिक्सर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट जो ल्यूकास टेस्ट है वो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने का एक अच्छा तरीका है, जिससे हम आराम से बता सकते हैं कि गिवन एल्कोहल इज प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। सो एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन ल्यूकास रिएजेंट, तो ये ल्यूकास रिएजेंट के अंदर सोल्यूबल होता है। एंड while their halides are immiscible and product turbidity in solution. In case of tertiary alcohols, turbidity is produced immediately. अगर turbidity on the spot आ जाती है तो हमारे पास में जो एल्कोहल होगा वो कौन सा होगा, टर्सरी एल्कोहल होगा। कौन सा होगा बच्चों, टर्सरी एल्कोहल होगा। टर्सरी एल्कोहल होगा वो क्या करेगा, तुरंत ही टर्बिडिटी शो करेगा। अगर हम ल्यूकास टेस्ट से प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को टेस्ट करते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब हमारे पास में दे रखी है, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 एंड टेस्ट ट्यूब 3, 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है और सबके अंदर हम ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब हमने ले ली, सपोज ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 2 और ये टेस्ट ट्यूब नंबर 3। सबके अंदर एल्कोहल ले लिया हमने, इसके अंदर सबके अंदर एल्कोहल लिया हुआ है। तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालते हैं, ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या, जो HCl, कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड का मिक्सर। तो जैसे ही हम तीनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, अगर सपोज इसमें हमने डालने से टर्बिडिटी आ जाती है, टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, गंदलापन। तुरंत ही अगर इसमें गंदलापन आ जाते हैं तो ये टर्सरी एल्कोहल होगा। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में डाला और टर्बिडिटी नहीं आई, 5 मिनट के बाद में टर्बिडिटी आती है, आफ्टर 5 मिनट्स, इफ टर्बिडिटी appears after 5 minutes then it is example of secondary alcohol। और ये एल्कोहल है जिसके अंदर हमने ल्यूकास रिएजेंट डाला लेकिन कोई भी टर्बिडिटी इसके अंदर नहीं आती है, कोई भी धुंधलापन नहीं आता है, कोई भी गंदापन इसमें नहीं आता है। तो ये क्या होगा बच्चों, प्राइमरी एल्कोहल होगा। तो प्राइमरी एल्कोहल के अंदर कोई भी टर्बिडिटी अपियर नहीं होती है, वैसा वैसा रहता है, सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट रहता है। सेकेंडरी एल्कोहल के अंदर तुरंत टर्बिडिटी नहीं आती, वो 5 से 6 मिनट 7 मिनट तक टाइम लग जाता है टर्बिडिटी आने में। और जो टर्सरी एल्कोहल होते हैं वो ऑन द स्पॉट ही क्या देते हैं, टर्बिडिटी देते हैं। जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट डाला वैसे ही सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल को आराम से पहचान सकते हैं। टेस्ट का नाम क्या है बच्चों, ल्यूकास टेस्ट। और ल्यूकास रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड का रिएक्शन। देन रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड से, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से जो रिएक्शन करता है ROH, तो क्या बनता है बच्चों, एल्काइल हैलाइड बनते हैं, जिसकी रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन के चैप्टर में हमने पढ़ लिए। तो रिएक्शन क्या है बच्चों, बहुत सिंपल रिएक्शन में बता देता हूँ। ROH, ये ROH है, ये रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा बच्चों, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्ट करे या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करे। जैसे आपने ले लिया PCl3, तो जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनेगा, RCl मिलेगा, RCl। और बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, H3PO3, ये मिलेगा। अगर ROH किससे रिएक्ट करे बच्चों, ROH अगर रिएक्ट करता है PCl5 से, ROH किससे रिएक्ट करेगा, अगर PCl5 से रिएक्ट करता है, अगर ये PCl5 से रिएक्ट करता है तो जो हमारे पास में कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड तो सेम बनेगा, RCl, कंपाउंड विल बी RCl ओनली, एल्काइल हैलाइड, साथ में क्या बनेगा, POCl3,
POCl3 और क्या मिलेगा साथ में, HCl, प्लस साथ में क्या मिलेगा हमें, HCl मिलेगा। दिस इज द रिएक्शन ऑफ phosphorus ट्राईहैलाइड एंड phosphorus पेंटाहैलाइड टू द एल्कोहल। phosphorus ट्राईहैलाइड और phosphorus पेंटाहैलाइड जब एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनेगा, एल्काइल हेलो एल्केन ही बनेगा। या इसमें क्लोराइड लिया है, phosphorus ट्राईक्लोराइड है तो क्लोरो एल्केन मिलेगी दोनों में। और जो बाई प्रोडक्ट है पीसीएल के केस में H3PO3 मिलेगा और इसके केस में POCl3 प्लस HCl मिलेगा। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड तक हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बच्चों आपको अगर हमारा लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन डेली नए नए नोटिफिकेशन पाइए। और हम डेली वीडियो अपलोड करते रहते हैं।